क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 देख चुके हैं हम। मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपके फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीशन है। पूरा फर्स्ट चैप्टर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया गया है और पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था, ये नागभट्ट के बारे में, फिर वेलफेयर फॉर वेल्थ लड़ाई करी जाती थी, महमूद गजनी किस तरीके से इंडिया पे बार बार अटैक करता था, और फिर बाकी सारे जो ये थे मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से प्लंडर किया इंडिया को, ये सारा। अब हम लोग देखते हैं चोलास के बारे में। चोलास कहाँ पर है? चोलास का रीजन था ना, ये वाला था, ये पूरा जो रीजन है ना, ये सारा का सारा चोलास का ही रीजन था। चोलास काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर थे साउथ इंडिया में। फ्रॉम उरियर टू थांजावुर, तो उरियर कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा। पहले इन्होंने यहाँ कंट्रोल किया उरियर, फिर थांजावुर, फिर पूरे में फैल गए चोलास, है ना। ये देखिए चोलास यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरा चोलास का था। तो किस तरीके से चोलास पावर में आए थे? ये क्या थे? पहले माइनर चीफली फैमिली थी नोन एज मुत्तरियर हेल्ड पावर एंड कावेरी डेल्टा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सामंत पहले छोटे होते थे, फिर जब वो पावरफुल हो जाते थे तो वो अपने किंग को सत्ता से हटा करके खुद सत्ता पे आ जाते थे, खुद पावर पे आ जाते थे। तो ये क्या थे? ये भी यही थे, मुत्तियार जो थे हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा का मतलब है जहाँ से कावेरी नदी बहती है ना, उस वाले रीजन में जहाँ पे कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा होता है, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में ना, कि नदियाँ मिलती हैं तो जब समुद्र में गिरने वाली होती है उससे पहले डेल्टा बनता है, बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है वो। तो डेल्टा में ये पावर हेल्ड करते थे, कावेरी डेल्टा में मुत्तरियार्स जो थे। और ये किसके सबऑर्डिनेट थे? पहले किसके अंडर आते थे? ये पल्लव्स के अंडर आते थे। पल्लव्स ऑफ कांचीपुरम। कहाँ के पल्लव्स? कांचीपुरम के पल्लव्स के अंडर आते थे। तो विजयालय ये फाउंडर थे, हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरियर। तो विजया, अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, बुक में मार्क करना है आपको। विजयालय, ठीक है, चोलास फ्रॉम उरियर। उरियर मैंने आपको मैप में दिखा दिया था अभी, ये रहा, देखिए ये रहा उरियर। तो चोला, ठीक है, उरियर के विजयालय थे। चोला थे, उरियर के थे, विजयालय इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था? पूरा का पूरा मुत्तियार वाला रीजन और पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया, और इन्होंने थांजावुर में, थांजावुर एक जगह है, इन्होंने थांजावुर का टाउन बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि थांजावुर का जो टाउन है वो किसने बनाया? थांजावुर का टाउन जो है वो विजयालय ने बनाया था। और इन्होंने गॉडेस निशुम्भसुदिनी जो है, इनका भी टेम्पल इन्होंने बनाया था। इंपॉर्टेंट चीज सबसे है कि विजयालय ने कहाँ पर अपना, पहले तो ये कहाँ के थे? मुत्तरियर के थे, नोन एज मुत्तरियर। चीफली फैमिली थी, मुत्तरियर के नाम से इन्हें जाना जाता था। और फिर इन्होंने थांजावुर में अपना टाउन बना लिया था कैप्चर करके। और सक्सेसर्स थे, सक्सेसर का मतलब होता है विजयालय के जो बेटे पोते वगैरह आगे जो इनके चलते रहते परिवार के लोग, इन्होंने अपने आसपास के इलाके को कैप्चर कर दिया। पूरा जो आसपास का इनका इलाका था उसको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और काफी पावरफुल ये हो गए। इन्होंने पांड्यास को, पल्लवास को, पांड्या, पल्लव सबकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो हम लोगों ने क्या देखा था? स्टार्टिंग का जो मैप था ना, उसमें हम लोगों ने ना पल्लव पांडव्स के बारे में देखा था। ये देखिए पांड्यास थे, ठीक है, इधर की तरफ पल्लवास भी थे, चेरास, चोलास ने मतलब सबको कवर कर लिया था, काफी ज्यादा ये पावरफुल हो गए थे। हाँ, तो ये आता है इसमें। फिर इनके जो सक्सेसर थे विजयालय के, उन्होंने और भी ज्यादा बड़ा कर लिया और काफी राजवन जो थे ना, वो सबसे पावरफुल चोला माने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ना, क्या इम्पोर्टेंट आता है? राजवन कौन थे? राजवन एक चोला थे। चोला एक डायनेस्टी का नाम है। तो जो चोल डायनेस्टी थी ना, इसके सबसे पावरफुल रूलर राजवन थे। ये किंग बने थे 985 में और अपना कंट्रोल काफी सारे एरियाज में इन्होंने फैला दिया था। फिर राजवन के जो बेटे थे, राजेंद्रवन, राज के बेटे का नाम था राजेंद्र। उन्होंने अपना मतलब खूब इलाका, मतलब आधा इंडिया से ज़्यादा इन्होंने कवर कर लिया था। और कहते हैं कि इन्होंने इंडोनेशिया, श्रीलंका सब कवर कर लिया था। इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। इनकी सबसे स्ट्रांग क्या थी? इनकी नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। शिप्स वगैरह पे बहुत अच्छी इनकी कमांड थी। गंगा वैली तक, मतलब गंगा तक, नॉर्थ इंडिया तक के लोग पहुंच गए थे। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम सब पे इन्होंने कवर कर लिया था। एक टाइम पर जो इस टाइम का इतना बड़ा भारत है ना, इससे भी बड़ा एम्पायर था चोलास का। इंडिया में
के अलावा श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया वगैरह बहुत दूर दूर तक ये लोग पहुंच गए थे। अब स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्प्लेंडेड टेम्पल्स मतलब खूब बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते थे, काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए थांजावुर में। और गंगाईकोंड चोलपुरम, गंगाईकोंड चोलपुरम का देखिए गंगा को कोंड कर लिया है, मतलब गंगा को कॉन्कर कर लिया है, और फिर इसलिए अब जो है चोलाज ने गंगा को कॉन्कर कर लिया है, कब्जा कर लिया है पूरे इलाके पर, और अब इसकी उसमें इन्होंने परेज में टेम्पल बनाया है। थांजावुर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इनकी जो है पूरा इलाका जो चोलास थे इन्होंने थांजावुर में कर रखा था अपना। तो ये किसने बनाए थे? राजा और राजेंद्र ने, जो राजा और राजेंद्र थे ना, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बनाए थे। आर्किटेक्चरल मार्वल्स कहते हैं, मतलब खूब सुंदर खूबसूरत इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। चोला टेम्पल्स जो हैं वो न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट बन गए, मतलब काफ़ी सारे लोग चोला, जैसे कि मान लीजिए ये चोला टेम्पल है, इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें होने लगी। काफ़ी सारे क्राफ्ट्स वाले लोग, जैसे कि माला बनाने वाले, टेम्पल के काम करने वाले, बहुत सारे लोग, म्यूजिशियंस, डांसर्स, आर्टिस्ट्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहने लगे थे। स्कूल्स भी खुलने लगे थे। तो टेम्पल्स जो था ना वो सेंटर बन गया था पूरी की पूरी इकोनॉमी का। और टेम्पल्स को राजा जो है लैंड भी दे देते थे, दूसरे लोग भी खूब दान किया करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस टेम्पल वेंट इनटू मेंटेनिंग और स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल, जो इसमें से टेम्पल से पैसा आता था, आज चीज़ें होती थी, वो कहाँ जाता था? टेम्पल जो है, टेम्पल में काम करने वाले लोग, उन सबको हेल्प करने में। जैसे कि प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर, प्रीस्ट होते हैं पंडित, गार्लैंड मेकर माला बनाने वाले, कुक खाना बनाने वाले, स्वीपर सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस, डांसर्स, है ना, ये सारे के सारे इनको टेम्पल का पैसा जाया करता था। अदर वर्ड्स में हम लोग कहें कि टेम्पल सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या टेम्पल सिर्फ पूजा करने की जगह थे, तो नहीं, दे वर द हब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। मतलब सोशल, आपके डेली की दिनचर्या में क्या चल रहा है, आपकी इकोनॉमिक लाइफ, पैसे से रिलेटेड दान करते थे, बहुत कुछ होता था वहाँ पे, ठीक है। कल्चर वहाँ पे म्यूजिक होता था, डांस होता था, सब कुछ होता था। तो टेम्पल्स वर द हब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। बहुत सारे काम होते थे टेम्पल्स में, मगर जो ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, देखिए कितना खूबसूरत स्कल्पचर है। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर बनाए जाते थे बहुत ही, और मतलब सिर्फ भगवान के ही नहीं, डिवोटीज के जो भक्त थे उनके भी जो है पिक्चर्स वगैरह बनाए जाते थे। अब एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, और ना चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेज है ना, वो इंडिया में ही नहीं पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थी। एग्रीकल्चर इरिगेशन, अब चोला जो थे ना, इन लोगों ने एग्रीकल्चर पे, इन्होंने खेती पे और सिंचाई पे, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया था। तो काफ़ी सारे इन्होंने, जो कावेरी नदी थी, इसकी वजह से इनके वहाँ खेती खूब बढ़िया होती थी, क्योंकि नदी के पानी से सिंचाई बहुत अच्छी होती है। बहुत सारी ब्रांचेस थी कावेरी नदी की। इन्होंने इन चैनल्स जो हैं, जब ओवरफ्लो हो जाते थे, खूब बारिश पड़ती थी, तो काफ़ी फर्टाइल सॉइल ये किनारों पे जमा कर देते थे। वाटर इस चैनल से जो है वो, मतलब नदियों से जो पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता था। एग्रीकल्चर जो है काफ़ी दूसरे पार्ट्स में भी डेवलप हो गया था 5th और 6th सेंचुरी में, जब इन एरियाज़ पे मतलब कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ। 5th-6th सेंचुरी में खूब खेती का इलाका बढ़ा था, जब फॉरेस्ट को काटा गया था और काफ़ी सारे रीजन्स में इलाके उबड़ खाबड़ जो थे उनको एकसार लेवल किया गया था। और डेल्टा रीजन एम्बार्कमेंट हैव टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। तो मतलब इस तरीके के एक तरीके से थोड़े से पुल से बांध टाइप के बनाने पड़े थे, ताकि जो है कैनाल्स कंस्ट्रक्ट बांध टाइप की पानी को रोका जा सके, ताकि बाढ़ ना आए। और कैनाल होती हैं, जैसे कि आज भी होता है ना, आर्टिफिशियल नदियाँ, नदी का मुंह मोड़ दिया और उसको दूसरी दिशा में बहा दिया कैनाल्स बना करके, तो कैनाल्स कंस्ट्रक्ट हुए, है ना। तो मतलब काफ़ी सारा काम किया गया था। तो इस फिगर में हम लोग को पता लगता है 9th सेंचुरी जो है गेट है, इट रेगुलेटेड ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू चैनल दैट इरिगेटेड द फील्ड। तो बस यही है कि इस तरीके से ये पानी को ना एक जगह से दूसरी जगह को मोड़ देते थे, ताकि अच्छे तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जा सके। पानी फील्ड्स में ले जाने के लिए जैसे कि टैंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, टंकास का, वेल्स का, ताकि एक साल में अब ये 2 फसलें उगा पा रहे थे, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया था। काफ़ी सारे केसेस में
ज़रूरत होती थी कि नदी के पानी से काम नहीं चल रहा है, आर्टिफिशियली भी पानी दिया जाए, तो आर्टिफिशियल मेथड भी यूज़ होते थे इरिगेशन के। इसके लिए क्या होता था, डग वेल्स मतलब कुएं खोदे जाते थे। कई प्लेसेस में टैंक्स बना दिए जाते थे जिसमें बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता था और जब ज़रूरत होती थी तो उसमें से खेतों में पहुँचा दिया जाता था। रिमेंबर, हम लोग को याद रखना है कि इरिगेशन जो है, इरिगेशन का जो काम है, जो सिंचाई का पानी देने का काम है, इसके लिए प्लानिंग की और लोगों की, रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन वर्क को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो किस तरीके से ज़्यादातर जो रूलर्स हैं ना, वो लोगों की हेल्प लेते थे और रूलर्स और लोग साथ मिल करके ये सारा के सारे काम किया करते थे। और फिर आगे आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर में कामकाज कैसे चलता था, एम्पायर होते हैं साम्राज्य, इनमें कामकाज कैसे चलता था। तो देखिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेटलमेंट्स जो होते थे ना, जहाँ पर लोग रहा करते थे, उनको उर कहा जाता था, मतलब सॉरी पीजेंट्स, जो पीजेंट्स होते थे ना, किसानों को उर कहा जाता था। जब इरिगेशन आ गया था, जब खूब अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा था, तो ये लोग प्रोस्पेरस हुए, इनके पास पैसा आया। इन जो ग्रुप्स थे ना विलेजेस के, इनकी जो बड़ी यूनिट होती थी, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स मिल करके, बहुत सारे विलेजेस मिल करके क्या बनता था, नाडू बनता था। तो काफ़ी सारी काउंसिल्स होती थी, विलेज काउंसिल, पंचायत टाइप की होती थी नाडू में, और इसमें डिसाइड किया जाता था कि कामकाज कैसे चलेगा और जस्टिस कैसे दी जाएगी लोगों को, टैक्स कैसे कलेक्ट करे जाएंगे, ये सारा कामकाज नाडू में चलता था। और ये सब जो ये सभाएं होती थी ना, ये डिसाइड करते थे। जो काफ़ी पैसे वाले पीजेंट्स थे, विल्ला कास्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उधर तमिलनाडु वाले रीजन में, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते थे नाडू, जो काउंसिल होती थी पंचायत के कामों में, और सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के भी कामों में काफ़ी हेल्प ये किया करते थे, जो अमीर किसान थे विल्ला कास्ट के। चोला किंग जो थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे ना, उनको टाइटल दे दिया करते थे, जैसे कि मुवेंदवेलम, अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, मतलब अलग अलग किंग्स को जो सर्व करता था ना, वो मुविंदवेलम होता था। अरैयर, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ना टर्म्स याद होनी चाहिए। अरैयर होता था चीफ, यानी कि हेड, जैसे कि मार्केट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंश्योर्ड देम विद द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, मतलब इनको काफ़ी सारे इनकी इज्जत होती थी और इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट काम वगैरह भी दिए जाते थे। अब आगे है, ये भी याद कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, इसमें से ब्रह्मदेव इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मदेव होता था जो जमीन ब्राह्मणों को गिफ्ट कर दी जाती थी, शाल भोग जो स्कूल के लिए दी जाती थी, देवदान जो कि टेम्पल्स को दी जाती थी, पल्लीचनम जो कि जैनास के इंस्टीट्यूशन को दी जाती थी, और वेलवंगी जो है जो नॉन ब्राह्मण को दी जाती थी। तो ब्रह्मदेव और शाल भोग, देवदान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मदेव तो आप याद ही कर सकते हैं, ब्राह्मण्स को दी जा रही है, देव मतलब टेम्पल्स को दी जा रही है भगवान को, शाल भोग यानी कि पाठशाला से स्कूल्स को दी जा रही है, विलन जो है वो नॉर्मल पीजेंट्स होते थे, तो नॉन ब्राह्मण हो गया, है ना, और पल्लीचनन जैनास के इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था। तो हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण्स जो है ना वो रिसीव करते थे लैंड, ब्राह्मण्स को लैंड मिलता था जिसको ब्रह्मदेव बोलते थे। इससे क्या होता था कि लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट एमर्ज्ड इन कावेरी एज वेल एज इन अदर साउथ इंडिया। तो ब्राह्मण्स को लैंड मिल जाता था तो ब्राह्मण इकट्ठे होकर के खूब सारे रहने लगते थे। हर जो ब्रह्मदेव है ना, ब्रह्मदेव यानी कि टेम्पल्स को ब्राह्मण्स को दिया जाने वाला जो लैंड होता था ना, वो एक असेंबली, पूरी की पूरी सभा मिल करके उसको देखती थी कि किस तरीके से इसका मैनेज किया जाए। ये असेंबली काफ़ी एफिशिएंटली अच्छे से काम करती थी। इनके डिसीजंस जो है ना वो काफ़ी अच्छे से लिखे जाते थे कि क्या क्या डिसीजन लिया गया है, और कई बार इनको स्टोन्स पे और पत्थरों पे, किताबों में अच्छे से लिखा जाता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स मिलकर के काम करते थे उनको हम नगरम बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगरम क्या है। नगरम कोई नगर नहीं है, कोई शहर नहीं है, नगरम है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स काम करते हैं ना, ट्रेडर्स के एक तरह से आप लोग एसोसिएशन बोल सकते हैं, उसको हम नगरम बोला करते थे चोलास के टाइम पे। एंड ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। जो ये नगरम होते थे, जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी एक साथ मिलकर के काम होते थे ना, ये कई बार राज्य का भी काम में हेल्प करते थे। इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं उत्तर मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है। इसमें हम लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से सभाएं ऑर्गेनाइज होती थी, किस तरीके से वो काम करती थी, इरिगेशन वर्क में देखती थी, गार्डन, टेम्पल वगैरह, इन सब के लिए अलग अलग सभाएं होती थी और किस तरीके से इनका कामकाज देखा जाता था। और नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन द स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ के टिकट बनाते थे, तो पर्चे टाइप की, और जिसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना होता था, मेंबर बनना होता था, वो अपना नाम देता था और फिर उसके बाद इनको बंद करके एक
टोकरी या किसी भी चीज़ में रख दिया जाता था। फिर कोई एक लड़का उठाता था, छोटा बच्चा, और जिसका नाम आता था वो 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, उसमें से लोग जो है चुन लिए जाते थे। ये चैप्टर तो अब हमारा हो गया कंप्लीट। बस हमें इसमें ये थोड़ा सा देखना है कि सभा क्या होती थी, मेंबर। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग को चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से मिलता है। इसमें हमें क्या पता लगता है, इसमें हमें पता लगता है कि सभा का मेंबर, सभा के सदस्य कौन कौन बन सकते थे। तो ऐसा इंसान जो ओनर ऑफ लैंड हो, ऐसे लैंड का मालिक हो जिसमें से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता हो, और उसका खुद का घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से 70 ईयर के बीच होनी चाहिए, उसको वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, वेल वर्स्ड, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर बहुत अच्छे से काम का जाना चाहिए, और उसको ईमानदार, ऑनेस्ट होना चाहिए। और एनीवन जो कि कमेटी का मेंबर रहा है 3 साल तक लगातार, उसको किसी और मेंबर, मतलब वो कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, 3 साल के लिए आप मेंबर बन सकते हैं। तो यही इसमें हमें बताया गया है। इंस्क्रिप्शंस जो है काफ़ी सारे हम लोगों को किंग और पावरफुल मैन के बारे में बताते हैं, मगर पेरियापुरम का जो 12th सेंचुरी पेरियापुरम का एक इंस्क्रिप्शन है वो हमें कॉमन मैन के बारे में भी बताता है। तो आउटस्कर्ट्स ऑफ आदनूर, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाके जो थे आदनूर के, उसमें स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयास, हैमलेट होता है छोटे से शहर टाइप के, पुलैयास थे, ठीक है, जिनको आउटकास्ट मतलब नीची जाति का समझा जाता था। वेलाज और ब्राह्मणास के द्वारा वो अपनी हट्स में रहते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो लेबरर्स की तरह काम करते हैं, वो मुर्गियाँ पालते हैं, और उनके बच्चे कैसे घूम रहे होते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ना, तो आप बस ये याद रख लीजिए कि पेरियापुरम जो है एक वर्क है, तमिल वर्क है। इसमें जो है पुलैयास जो कि नीची कास्ट को समझा जाता है, उनकी लाइफ के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सिर्फ बड़े लोग या किंग्स के बारे में ही बात होती थी, इंस्क्रिप्शन में नहीं, कॉमन मैन के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ पता लगता था। तो अब चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट फाइनली। और आपको बताइए, मैंने आपको बता दिया है, कमेंट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मिल जाएगा, और पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। पूरी बुक भी मैं जल्दी ही कवर कर दूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।